चलिए देखते हैं एनटीएसी क्या है। तो एनटीएसी एक एग्ज़ाम है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब होता है कि काफ़ी सारे लोग उसको उस एग्ज़ाम को देते हैं और उनमें से सिर्फ कुछ पार्ट होता है जो कि सिलेक्ट होता है, जो कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है। तो मैं आपको अगर लास्ट ईयर का स्टैट्स बताऊं तो कुछ 10 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया। उनमें से 2000 स्टूडेंट्स ने पूरा एनटीएसी क्लियर किया, उन्हें स्कॉलरशिप मिली। तो इस तरह का कंपटीशन है इस एग्ज़ाम में। ठीक है। तो ये पूरा एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में लिया जाता है। आप जैसे कि देख रहे हैं, ये पूरा एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में लिया जाता है। अब 2 स्टेजेस कैसे होते हैं? पहला स्टेज होता है स्टेज 1 और दूसरा होता है स्टेज 2। ठीक है, वो उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। और फिर है कि एग्ज़ाम जो है वो पूरे 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक है मैट और फिर दूसरा है सैट। मैट यानी होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग और इन सब के सवाल आते हैं। और दूसरा है सैट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपका सोशल साइंस आता है, आपका साइंस आता है, मैथ्स आता है। ठीक है। टोटल जो दोनों पेपर हैं, स्टेज 1 का भी पेपर, स्टेज 2 का पेपर, वो दोनों के दोनों 200-200 नंबर के होते हैं। ठीक है। अब 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जिनके पास इंडियन नेशनलिटी है, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी बोर्ड। वो गुजरात बोर्ड से बिलोंग करते हैं, वो सीबीएसई से करते हैं, वो आईसीएसई से करते हैं, डिपेंड नहीं करता। आप इंडियन नेशनलिटी के हो, आप किसी भी बोर्ड के हो, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। और रिजर्वेशन इस एग्ज़ाम में है। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने जैसा कि बोला, इस एग्ज़ाम के स्टेजेस हैं। स्टेजेस में जैसे मैंने पहला स्टेज बताया आपको, स्टेज 1 है। स्टेज 1 कैसा होता है कि ये स्टेट बोर्ड के द्वारा ये एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसे कि स्टेट बोर्ड यानी कि अगर मैं गुजरात में हूँ तो गुजरात बोर्ड एग्ज़ाम लेगा और रेस्पेक्टिवली। वैसे ही मतलब ये जो है, ये एग्ज़ाम स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम होता है वो स्टेट बोर्ड कंडक्ट करता है। अब इसका सिलेबस क्या होता है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं? तो क्वेश्चंस का जो सिलेबस है वो ऐसा है कि 9th के दोनों सेमेस्टर्स होते हैं, यानी कि पूरा 9th, और 10th का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर नहीं होता। ठीक है। तो स्टेज 1 का सिलेबस कुछ ऐसा है कि 9th पूरा और 10th का फर्स्ट सेमेस्टर। ये पूरे एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू पूछे जाते हैं। स्टेज 1 के पूरे एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू होते हैं। ये टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। पहला 100 नंबर का सैट होता है, दूसरा 100 नंबर का मैट होता है। सैट और मैट डिटेल क्या होता है वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। पहले में जस्ट इतना ध्यान रखिएगा कि 200 नंबर का पूरा पेपर होता है स्टेज 1 का। उसमें से 100 नंबर का सैट पूछा जाता है और 100 नंबर का मैट पूछा जाता है। ठीक है। और एक एमसीक्यू 1 नंबर का है, यानी कि टोटल कितने 200 एमसीक्यू होंगे। 100 एमसीक्यू सैट के होंगे और 100 एमसीक्यू मैट के होंगे। स्टूडेंट जिन्होंने कट ऑफ मार्क्स जितना या कट ऑफ मार्क्स से ऊपर जिनके आए हैं, वो ही स्टेज 2 के लिए अपीयर कर सकते हैं, वो ही स्टेज 2 का एग्जाम दे सकते हैं। अगर उनका कट ऑफ जितना या कट ऑफ से ज्यादा नहीं आया है तो वो स्टेज 2 का एग्जाम नहीं दे सकते। आपको स्टेज 1 क्वालिफाई करना है, कट ऑफ या कट ऑफ के ऊपर लेके आना है, फिर आप स्टेज 2 दे सकते हो। और स्टेज 2 में भी एक मार्क्स होता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यानी कि आपको स्टेज 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा स्टेज 2 को देने के लिए। ये कब होता है? तो ये जनरली नवंबर के मंथ में होता है। इस साल 2020 में क्योंकि कोरोना है, पैंडेमिक है, तो कोई आइडिया नहीं है कि कब इसका कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया। लेकिन स्टिल अगर जनरली बात करें तो इसका एग्जाम नवंबर को होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब होता है? जैसे कि आपने मान लीजिए एक सही किया, दूसरा भी सही किया। जैसे कि मैंने बताया आपको 1 नंबर का एक एमसीक्यू था। ठीक है। तो 2 आपने सही किए तो आपको 2 नंबर मिल गए। मान लीजिए आपने तीसरा गलत कर दिया, तो गलत करने का इसमें नंबर नहीं कटता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग होती तो आप अगर गलत भी करोगे तो भी आपका नंबर कट जाएगा। आपको सही ही करना पड़ेगा या तो आपको छोड़ देने का। अगर छोड़ दिया तो 0 नंबर, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सही किया तो है ही, जितना नंबर मिलेगा मतलब 1 नंबर पूरा मिलेगा। और अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो वो जितना नेगेटिव मार्किंग लिखते उतना वो कट जाता। मान लीजिए 3 क्वेश्चन है, उसमें से 2 आपने सही किए तो यानी कि 2 नंबर आपको मिल गए, और तीसरे नंबर में आपने एक गलत कर दिया और उन लोगों ने नेगेटिव मार्किंग -1 रखा है एक क्वेश्चन के लिए। तो आपका 2 सही यानी कि +2 और तीसरा वाला गलत यानी कि -1, तो 2 - 1 1 नंबर हो गया। यानी कि हर एक गलत आंसर्स के लिए आपके नंबर कटते चले जाएंगे। पर इसमें ऐसा नहीं है, ये नेगेटिव मार्किंग फ्री है। मैंने आपको ये बता दिया कि आप आगे कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे कि नाइन्थ और 10th में एनटीएसी है, उसके पहले एनएमएमएस होता है, 11th-12th में केवीपीवाई आता है, फिर जेडब्ल्यू, नीट, क्लैट और बहुत सारे अलग अलग तरह के एग्जाम्स होते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग हर जगह होता है। तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब मैंने इसलिए आपको बता दिया कि आगे भी आपको काम आएगा। ठीक है। और था कि स्टेज 1 का जो रजिस्ट्रेशन फी है, यानी कि जब भी इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, जनरली मिड अगस्त में आता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन फी बहुत ही कम होता है। अगर मतलब वो वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट हर जगह वेरी करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे गुजरात स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 75 रुपीज होता है पर फॉर्म के लिए। ठीक है। तो ये था पूरा स्टेज 1 की जानकारी। फिर आता है स्टेज 2। स्टेज 1 को मैंने जैसे आपको बताया कि स्टेज 1 आप पूरा उसको कट ऑफ मार्क या कट ऑफ मार्क से ज़्यादा आप लेके आते हो, फिर ही आप स्टेज 2 की एग्ज़ाम दे सकते हो, तब तक आप स्टेज 2 की एग्ज़ाम नहीं दे सकते।
स्टेज 2 का एग्जाम जो होता है वो एनसीईआरटी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एनसीईआरटी एक काउंसिल है सीबीएसई का। तो इसका मतलब एनसीईआरटी बुक्स भी आपने सुना होगा कि सीबीएसई की जो बुक्स होती हैं वो एनसीईआरटी होती हैं। तो जैसे कि नाम इसमें दिख रहा है कि स्टेज 2 का जो एग्जाम होता है वो थ्रू एनसीईआरटी आता है, यानी कि एनसीईआरटी के बुक्स में से ही पूछा जाता है। जैसे सिलेबस जो है वो अब क्या होगा, ये जो एग्जाम होगा वो मई के महीने में होगा। मई के महीने तक 10th का पूरा सिलेबस हो चुका होता है। इसके लिए इसका सिलेबस थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। पहले वाले का सिलेबस क्या था, 9th पूरा और 10th का सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर। स्टेज 2 का सिलेबस पूरा 9th और पूरा 10th होता है। ठीक है, तो पूरा सिलेबस होगा इसमें, 9th और 10th का पूरा पूरा सिलेबस होगा। इसमें भी सेम चीज है, एमसीक्यू पूछे जाते हैं, सेम चीज 200 नंबर का पेपर, 100 नंबर सैट के, 100 नंबर मैट के, और एक एमसीक्यू का 1 मार्क, यानी कि 200 क्वेश्चन टोटल, 100 क्वेश्चन सैट के, 100 क्वेश्चन मैट के। और इसका मैं अगर आपको रेशियो बताऊं तो कुछ 4000 स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कट ऑफ पार कर पाते हैं और वही स्टेज 2 के लिए अपीयर कर पाते हैं। उन 4000 में आपको 2000 में आना है, यानी कि 2000 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं उन 4000 लोगों में, और उनको स्कॉलरशिप दी जाती है जो कि इसको क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट स्कोरिंग अबाउ द कट ऑफ मार्क्स, यानी कट ऑफ मार्क के ऊपर जो भी स्कोर करता है उसको स्कॉलरशिप मिलती है। ये जैसे कि मैंने बताया मई में होता है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2017-18 तक नेगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन 2018 में एक नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद से नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई थी, एबॉलिश कर दी गई थी। और स्टेज 2 के फॉर्म का कोई पैसा नहीं होता, कोई पैसे वैसे नहीं देना है, फ्री एग्जाम है, आप जाकर के दे सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको अगर एनालिसिस बताऊं तो देखिए एग्जाम जो है वो इतना कठिन नहीं है। मतलब स्टेज 1 जैसे कि आप देख रहे हैं रेशियो काफी कम है, 10 लाख लोग दे रहे हैं और सिर्फ 2000 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। पर जो एग्जाम का आप पेपर देखेंगे, अगर आपने 9th और 10th को फुल प्रूफ ऐसे ढंग से किया, ऐसे पढ़ करके बाकायदा, आपको सारी बुकें, सारे कंसेप्ट, सारा बेस आपका एकदम स्ट्रांग है, तो आपका क्लियर हो सकता है एनटीएससी। एनटीएससी बिल्कुल क्लियर हो सकता है। बस दिक्कत आपको इतनी आ सकती है कि देखिए क्वेश्चंस का नंबर जो है वो ज्यादा है। मैं आपको अगर टाइम बताऊं तो मैंने टाइम नहीं बताया था इसमें। इन दोनों पेपर में दो पेपर, जैसे कि स्टेज 1 हो गया, स्टेज 1 में भी 2 पेपर्स थे, 100 नंबर सैट का, 100 नंबर मैट का। ठीक है, तो मैट का पहले पेपर होता है, फिर सैट का पेपर होता है। ठीक है, तो मैट के पेपर 100 नंबर के पेपर में 120 मिनट यानी कि 2 घंटा देते हैं, और सेम सैट के पेपर में 120 मिनट यानी कि 2 घंटा देते हैं। सेम स्टेज 2 के लिए भी, इसमें भी 2 अलग अलग पेपर होंगे, पहले मैट होगा फिर सैट होगा। फिर मैट मिलेगी, मैट के लिए भी 120 मिनट मिलेंगे यानी कि 2 घंटा मिलेगा, और सैट के लिए भी 120 मिनट यानी कि 2 घंटा मिलेगा। ठीक है, तो आपको टाइम जो है वो बहुत कम पड़ जाता है, तो आपको इसी तरह से उस चीज को सेट करना पड़ता है। ठीक है, बाकी बस यही है कि एग्जाम इतना कठिन नहीं है। एग्जाम मतलब इजी है, अगर आप ढंग से पढ़ के जाते हो तो आपका हो सकता है। बस है इतना कि कट ऑफ जो है वो बहुत ऊंचा जाता है, काफी ऊंचा जाता है, जिसकी वजह से कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो आपको बस कंपटीशन में रहना है। फिर देखते हैं कि इसका सिलेबस कैसा है। तो जैसे कि मैंने बताया, मैट बोला था मैंने, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये आपने स्कूल्स में अभी तक नहीं पढ़ा होगा, आप मतलब आपने कुछ मतलब बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। तो मेंटल एबिलिटी कुछ नहीं होता, कुछ रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स होते हैं। अगर ये आपके सामने जितने भी ये बुलेट्स में जो चीजें दिख रही हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं जो कि एनटीएससी में पूछे जाते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 पूरा मिला करके। ठीक है, तो ये आपको इसकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं मिलेगी अपने स्कूल से, क्योंकि ये कोई ऐसा नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है जो कि स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो रोकनी हो तो वीडियो रोक लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि आपको काम आ जाएगा कि ये सारे चैप्टर्स आते हैं, आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्टेज 1 और स्टेज 2 के दोनों चैप्टर्स हैं, मतलब स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो भी पूछा जाता है मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब क्योंकि आपको ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, तो आपको कुछ रेफरेंस बुक चाहिए होगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे रेफरेंस बुक भी लिखा हुआ है, RS अग्रवाल और मेंटल एबिलिटी बाय दिशा पब्लिकेशन। ठीक है, ये दोनों स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं, जहां से आप पढ़ लेंगे तो आपका मैट आप समझ लीजिए कि काफी अच्छा हो चुका है। मैट मेंटल एबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यानी कि आप देख रहे हैं 200 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 100 नंबर का अकेला पेपर सिर्फ मैट का होता है। मैट का अलग ही पेपर लिया जाता है, उसके बाद सैट का पेपर लिया जाता है। तो इसका एक बहुत ही मतलब काफी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। आप 100 नंबर, अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप डायरेक्टली काफी ज्यादा इसमें से ही स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो और ये क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट नहीं है तो ज्यादा लोगों को नहीं आता, तो आप कंपटीशन से अलग हट करके स्कोर कर सकते हो, तो ये इसका फायदा है। तो मैथ पे ज्यादा ध्यान देना ऑब्वियस है। ठीक है, देन आता है सैट। सैट का फुल फॉर्म है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी होता है 100 नंबर का, जैसे कि मैंने बताया। अब सैट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? सैट में सब्जेक्ट्स होते हैं सोशल स्टडीज, साइंस और मैथ्स।
देखिए सोशल स्टडीज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये बस मैंने उसको डिवीजन किया है। आप डरिएगा मत, हो सकता है कि आपके स्कूल में ऐसा डिवीजन ना हो। मैंने जस्ट उसको डिवाइड करके लिख दिया है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। अब इसमें डिवीजन भी कैसा होता है, 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 40 नंबर सोशल स्टडीज का पूछा जाता है, 40 नंबर साइंस का पूछा जाता है और 20 नंबर मैथ्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए सेम है, मतलब ये स्टेज 1 के लिए भी वैसा ही है, 40-40-20, और स्टेज 2 के लिए भी 40-40-20 है। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें का डिफरेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेज 1 में जो है वो स्टेट बोर्ड कंडक्ट करता है, तो उसमें जो सिलेबस है वो तो आपको मैं बताया था कि 9th स्टैंडर्ड का दोनों सेमेस्टर, यानी कि पूरा 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट सेमेस्टर। और ये जो है ये स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट, अब क्योंकि स्टेट बोर्ड कंडक्ट कर रहा है यानी कि वो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक, यानी कि अगर आप गुजरात बोर्ड में पढ़ते हैं तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है जो आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है उसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो गुजरात बोर्ड वालों को दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उनको कुछ भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपनी बुक फुल प्रूफ थ्रू एकदम रीड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपनी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक रीड कर ली, मतलब आपका स्टेज 1 आराम से क्वालिफाई हो सकता है। दिक्कत है कि मतलब बोलते हैं कि सीबीएसई और आईसीएसई में कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कि इधर उधर होते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि चैप्टर्स कहीं मिसिंग होंगे, लेकिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कंटेंट थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, ज्यादातर नहीं आता है जनरली, लेकिन स्टिल थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो उनको भी एक बार स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स देख लेना है और अपने टेक्स्ट बुक से उसे मैच करके उसे पढ़ लेना। ठीक है, फिर आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में मैंने आपको सिलेबस बताया कि 9th स्टैंडर्ड का पूरा आता है, मतलब दोनों सेमेस्टर्स, और 10th स्टैंडर्ड के भी दोनों सेमेस्टर्स, क्योंकि तब तक 10th हो चुका होता है। और ये कहाँ से पूछा जाता है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से ही पूछा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैं आपको चैप्टर्स बताऊं, जैसे कि मैंने आपको मैथ के चैप्टर्स बताए। देखिए ये चैप्टर्स को देख करके डरिएगा मत, सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला कि सिर्फ गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक से ही पूछा जाता है, यानी गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक उठाओ, ये एसएसटी यानी कि सोशल लिखा हुआ है, तो सामाजिक विज्ञान बोलते हैं गुजराती में। तो आप ये सामाजिक विज्ञान की वो बुक खोलो और उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं ये सब वही लिखा हुआ है। तो डरिएगा मत, इतने सारे चैप्टर्स कहाँ से आ गए। हमने डिवीजन हो सकता है अलग अलग किया हो हमारे बेसिस पे, मतलब ये क्या है, ये जो डिवीजन है ये एफिशिएंट डिवीजन है। आप अगर ऐसे डिवाइड करके चीजों को पढ़ते हो तो वो बहुत ही मतलब आपका टाइम कंज्यूम कम होगा और आप जल्दी से पढ़ पाओगे, अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। इसलिए हमने उसको वैसे डिवाइड किया है। बाकी डरिए मत, जो आपकी गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में सोशल सामाजिक विज्ञान की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वही सारे चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने। ठीक है, अगर बाकी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को अगर ये चाहिए हो तो प्लीज आप एक बार वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आता है साइंस। तो साइंस में भी सेम चीज है, हमने इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डिवाइड करके पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी लिखा हुआ है। वो आपको ऐसे सेक्शन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप देखोगे तो ऊपर ऐसा फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, फिर केमिस्ट्री के हैं, फिर बायोलॉजी के हैं। तो ये बस एफिशिएंट डिवीजन के लिए दिया हुआ है। बाकी सेम टू सेम वही चीज है कि आप अपनी विज्ञान की बुक खोलते हैं तो उसमें जो भी चैप्टर्स हैं वही ये सब लिखा हुआ है। तो डरने की बात नहीं है, जो आपके गुजरात बोर्ड के टेक्स्ट बुक में जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है वही सारे ये सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, फिर आता है मैथ्स। मैथ्स में भी सेम चीज, आप गणित की नोटबुक खोलिए, गणित की बुक खोलिए, उसमें जो भी चैप्टर्स हैं वही सब ये सारे लिखे हुए हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर आता है इसकी मार्किंग स्कीम, यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में क्या कट ऑफ आया, कैसे होता है, क्या होता है, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मार्किंग स्कीम या कट ऑफ कैसा होता है इसमें, जैसे मान लीजिए आप स्टेज 1 की बात करें तो ये टेबल जो है इसका तो कोई भी हो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, या आपको जीवन भर काम आएगा। ठीक है, तो ये कैसा है कि ये सीरियल नंबर मतलब पहला मैट है मान लीजिए। ठीक है, तो मैट में 120 मिनट दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम जो है वो एक सब्जेक्ट के लिए 120 मिनट है, यानी कि 2 घंटा है। अब इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है आपको 40 नंबर लाने। 100 नंबर का पेपर था मैथ का, उसमें से 40 नंबर अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 32 लाने हैं, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 32 लाने हैं, अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी किसी में भी आते हैं तो आपको 32 लाने क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, क्वालिफाई करना और कट ऑफ क्लियर करना दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। अभी मैं सिर्फ आपको क्वालिफाई करने की बात बता रहा हूँ। अगर आपको स्टेज 1 क्वालिफाई करना है तो आपको 40 नंबर जनरल वालों को और बाकी लोगों के लिए 32 नंबर लाना पड़ेगा मैट में। और सेम सेट में भी 40 नंबर जनरल वालों को, बाकी लोगों को 32 नंबर। यानी कि अगर आप गिन लीजिए तो टोटल पेपर में आपके 80 नंबर होने चाहिए, 80 नंबर कम से कम होने चाहिए, और दोनों ही पेपर को आपको इंडिविजुअली पास करना है। ऐसा नहीं आप 120 नंबर ले आए, आपके 20 मैट में है और 100 सेट में है। अब देखिए 100 तो आप सेट में लेकर के आ गए तो वो तो 40 से बाकायदा ऊपर है, लेकिन 20 जो है वो 40 से कम है।
तो आप मैट को क्लियर नहीं कर पाए। आपको पेपर क्लियर करने के लिए दोनों पेपर्स को इंडिविजुअली क्लियर करना पड़ेगा। दोनों पेपर में कम से कम 40-40 नंबर आने चाहिए और बाकी लोगों के लिए 32-32 नंबर आने चाहिए। ये हो गया क्वालिफाई करने का, ठीक है। अब कट ऑफ क्या होता है? क्वालिफाई करने से ऐसा नहीं कि आप स्टेज 2 को अपीयर कर सकते हैं। आपको कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा स्टेज 2 को अपीयर करने के लिए। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज है, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। कट ऑफ कैसा है, देखिए आपको पता है कि 200 नंबर का टोटल पेपर होता है। आप अगर 2000 ये जो भी ये 40-32 वाला जो भी है, ये सब के लिए सेम है, सारे स्टेट्स के लिए सेम है, पूरे इंडिया के लिए स्टेज 1 में यही होता है। हर साल यही होता है। मैं कोई एक साल का नहीं बता रहा, आपको हर साल इतना ही होना, इतना ही लाना है, ठीक है। तो अब आपको मैं एक स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ। 2019 में गुजरात स्टेट के लिए जनरल का जो कट ऑफ है वो 175 यानी कि 175 गया। 175 नंबर 200 में से। ईडब्ल्यूएस का 132 गया, और जैसे कि आपको लिखा हुआ है वो सब पढ़ लीजिएगा आप। तो आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए 200 में से 175 लाना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। अब आप समझ लीजिए कि एक एक क्वेश्चन को भी गलत करना कितना भारी पड़ सकता है। यानी कि 200 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से 25 क्वेश्चन भी गलत नहीं कर सकते। 25 क्वेश्चन भी गलत किया और थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाएगा। आप क्वालिफाई भले हो जाएं, लेकिन अगर कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है तो आप स्टेज 2 के लिए अपीयर नहीं कर सकते, आप स्टेज 2 का एग्जाम नहीं दे सकते। स्टेज 2 का एग्जाम नहीं दोगे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आप एनटीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि जो क्वेश्चंस हैं वो इतने इतने मुश्किल नहीं होते, वो आसान होते हैं, लेकिन जो कंपटीशन है वो इधर से दिख रहा है कि कट ऑफ इतना हाई जाता है कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। केवल प्रैक्टिस ही का खेल है पूरा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ बैठेगा उस चीज में और जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस कर पाओगे, सही सही करोगे। तो बस ये था स्टेज 1 का। अब मैं आपको स्टेज 2 का दिखाऊं तो स्टेज 2 में भी सेम चीज है कि 2-2 घंटे के दोनों पेपर होता है, मैट और सैट। उसमें भी सेम चीज है, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 40-40 32-32 जो भी है सेम चीज था, जैसे स्टेज 1 में था सेम वैसा ही स्टेज 2 में क्वालिफाई करने के लिए। अगर मैं आपको कट ऑफ मार्क्स वापस बताऊं, 2019 का जो स्कीम था उसमें भी 200 नंबर का पेपर था और जनरल के लिए 134 नंबर कट ऑफ गया 200 में से, ठीक है। तो अब ये 4000 लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से आपको 2000 में आना है। अब ये नहीं है कि यार हर दो में तो एक में आता ही हूँ, ऐसा मत सोचेगा, क्योंकि 4000 में 2000 मतलब हर दो में एक, कोई दो में से एक तो निकल ही जाएगा ऐसा। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि कोई दो में एक तो मैं आ ही जाऊंगा। ऐसा सोचिए कि वो 4000 जो है वो 10 लाख में से आए हैं, यानी कि वो आपसे ऊपर भी हो सकते हैं, वो बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे ऊपर भी होंगे, बहुत लोग होंगे जो आपके पीछे भी होंगे, लेकिन अपने आप को वैसा मत समझिए कि मैं दो में से एक आ जाऊंगा, क्योंकि वो फाइन लोग हैं, अच्छे खासे लोग हैं जिनको अच्छा खासा आता है, अच्छा खासा नॉलेज है, वो 10 लाख में से आए हैं, ठीक है। तो आपको ये स्टेज 2 जो एग्जाम है वो इतना आसान नहीं होता, स्टेज 1 के कंपैरिजन में अच्छा खासा कठिन होता है। तो आपको वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये सब तो हो गया, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, मैंने सब कुछ बता दिया कि अब क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे करना है। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ कवर किया। अब आखिरी जो चीज है, मान लीजिए स्टेज 2 भी कवर अप हो जाता है, तब क्या आता है? तब आती है स्कॉलरशिप की बात। तो आपको फल क्या मिलेगा पूरा एग्जाम क्लियर करने के बाद? तो स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे कि मैंने बताया स्कॉलरशिप एग्जाम है। तो स्कॉलरशिप एग्जाम में अब स्कॉलरशिप कुछ ऐसी रहेगी कि 10th स्टैंडर्ड आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मई के महीने में आपका ये एग्जाम खत्म होगा स्टेज 2 का, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो अगस्त तक आता है, अगस्त सितंबर तक आता है। तो इसको आते आते काफी टाइम लग जाता है, तब तक आप 11th में आ जाओगे। तो 11th और 12th स्टैंडर्ड में हर महीना 1250 आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे थ्रू गवर्नमेंट। सरकार आपको हर महीने 1250 की स्कॉलरशिप देती है, पूरे 11th और पूरे 12th स्टैंडर्ड। ये है स्कॉलरशिप का। फिर 12th स्टैंडर्ड के बाद आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक जो भी कर रहे हैं उसमें, अब 12th के बाद आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक कुछ भी कर रहे हैं, यूजी कोर्सेज जिनको बोलते हैं, बैचलर कोर्सेज जिनको बोलते हैं, और उसके बाद एमटेक, एमबीए, एमए कुछ भी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो कर रहे हैं, वो जब करेंगे तो आपको हर महीना 2000 रुपए मिलेगा। और अगर आप उसके भी आगे यानी कि पीएचडी कोर्सेज के लिए ऑप्ट करते हैं तो उसके उसमें भी कुछ पैसे मिलते हैं, जो कि यूजीसी डिसाइड करता है, यूजीसी अंडर ग्रेजुएट काउंसिल है, ठीक है। तो ये आपको हर महीना इतना पैसा मिल रहा है। देखिए, सरकार से पैसे निकलवाना इतना आसान काम नहीं है। अगर आप निकाल रहे हैं तो आपका नाम है, यानी कि अगर आपने एनटीएससी क्लियर किया है तो पहली बात तो काफी। अब जैसे मैं ये तो था स्कॉलरशिप का, अगर मैं आपको आगे चीज बताऊं कि डेवलप अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस फ्रॉम अ वेरी यंग एज, इसका मतलब क्या है कि आप जो है, आप बहुत ही छोटी उम्र से, यानी कि 10th स्टैंडर्ड की उम्र से आपको पता चल गया कि कंपटीशन होता क्या है। क्योंकि 11 12 में मैंने जैसे बताया आपको केवीपीवाई आएगा अगर आप साइंस लेते हैं तो
फिर JEE नीट आएगा अगर आपने साइंस लिया है, फिर क्लैट आएगा अगर आपने कॉमर्स लॉ के लिए जाना चाहते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो कि आपको देने होंगे 11th और 12th स्टैंडर्ड में। तो जब आपको पहले से 10th स्टैंडर्ड से आपको कंपटीशन का आइडिया होगा, आपको पता होगा कैसे प्रिपरेशन करनी है कोई कंपटीशन एग्जाम की, तो आप आगे डरेंगे नहीं। सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो कि इंसान को रोक लेता है, वो होता है डर। कई लोग हैं, मैं आपको नंबर नहीं बता सकता, इतने लोग होते हैं जिनको आता बहुत कुछ है लेकिन बस कुछ डर के कारण वो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। और ये डर तब मिटेगा जब आप बहुत छोटी सी उम्र में कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा होता है कि आप में सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस आ रहा है, आपको कंपटीशन का मतलब पता चल रहा है कि मुझे इतने लोगों में इतना आना है और उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए आपका क्वालिफाई नहीं भी होता है, तो भी आपको ये सब चीजें, तो मैंने देखी, आपको क्वालिफाई हुआ तो स्कॉलरशिप तो आपको मिलेगी बाकायदा, सीधी सी बात है। अगर नहीं भी होता है तो आपको कंपटीशन का मतलब पता चला क्या हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका बेस स्ट्रांग हुआ। ठीक है, आप कुछ भी 10th में पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, 11th 12th में कुछ ना कुछ ऑप्ट करेंगे, और जब आपका 10th का बेस बहुत अच्छा होता है ना, तो 11th 12th ऐसा मतलब हवा में उड़ता चला जाता है, ऐसे पता नहीं चलता कब इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। तो हमेशा हर चीज डिपेंड करेगी आपके 10th के मार्क्स पे, नहीं बोल रहा 10th की पढ़ाई पे, आपका बेस कितना स्ट्रांग है। मैं नहीं बोलता आप 100 में से 100 नंबर लाओ, हो सकता है आपका एनटीएससी क्लियर भी नहीं होता है, लेकिन बात यहाँ पे नंबर की नहीं है, बात यहाँ पे कंसेप्ट की। आप कंसेप्ट को किस तरह देखे थे, आप किस तरह उसको पढ़े थे, आपको कितना वो चीज याद रहा, आपने किस चीज को कैसे उसको समझा। यहाँ बात रटने की नहीं आती है, या ये एनटीएससी एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम रटने का खेल नहीं होता। यहाँ रटने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आप रट करके कितना ही रटोगे, आप सोशल स्टडीज रट सकते हो, बाकी आप क्या ही रटोगे, उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें कुछ रटा नहीं जाएगा। और कोई भी कंपटीशन में आपकी रटने की आदत छूट जाएगी अगर आप 10th तक रटते होगे तो आपका जो बेस होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। आप क्योंकि एक कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप 9th और 10th का पूरा सिलेबस थरोली कर रहे हो, आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 9th और 10th एक बेस होता है 11th 12th और आगे की पढ़ाई के लिए, जो कि आपने एकदम स्ट्रांग कर लिया है। अब आगे के लिए आप एकदम तैयार हो। तो मान लीजिए एनटीएससी क्लियर भी नहीं होता है, तो भी इतना याद रखिएगा कि आप फ्यूचर रेडी हो चुके हो। ठीक है, फिर आता है डेफिनेटली हेल्प्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर। अब देखिए, आप बोर्ड एग्जामिनेशन से 2 गुना ऊपर की चीजें सोच रहे हो। ठीक है, ये कंपटीशन है जहां पे 10 लाख लोगों में से सिर्फ 2000 लोग सिलेक्ट होते हैं। उस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्या बोर्ड आपके लिए आसान नहीं हो जाएगा? खुद ही सोचिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब आपको इतनी मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें एमसीक्यू पूछे जाते हैं, आपके गुजरात बोर्ड में एमसीक्यू होता है, पर फिर भी सब्जेक्टिव पार्ट भी होता है। तो सब्जेक्टिव पार्ट के लिए आपको आंसर कैसे फ्रेम करना है वो सब सोचना पड़ेगा, लेकिन आपकी मेहनत 3/4 कम हो जाएगी, 3/4 मेहनत आपकी सीधी कट डाउन हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है आपकी एप्टीट्यूड स्किल्स बढ़ जाएंगे। एप्टीट्यूड स्किल्स मतलब एप्टीट्यूड दोनों तरह के होते हैं, मेंटल एबिलिटी वाला भी हो गया, स्कॉलस्टिक भी हो गया। पर एप्टीट्यूड आपका मेनली, जिसमें इसकी बात मैं जो कर रहा हूँ, वो रीजनिंग एप्टीट्यूड होगा आपका। देखिए, रीजनिंग जो है, मैंने आपको बताया जैसे कि कोई भी स्कूल का कोर्स नहीं है रीजनिंग। तो स्कूल का कोर्स ना होने की वजह से रीजनिंग कई लोगों का कमजोर होता है, और वही आपकी ताकत बन सकती है अगर आप उसे ढंग से पढ़ो। अगर आप मान लीजिए आपका एनटीसी क्लियर नहीं भी होता है, स्टिल आपने मैथ को अच्छे से पढ़ा था, तो आगे मतलब मिलियंस ऑफ एग्जाम है, इतने एग्जाम हैं जिसमें एप्टीट्यूड पूछा जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत एग्जाम्स हैं जहाँ पे एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो आपका हमेशा एप्टीट्यूड जो है वो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लोग एप्टीट्यूड पढ़ रहे होंगे, तब आप ऐसा ठाट से खड़े होगे, बोल रहे होगे नहीं मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मेरे को एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, और फिर लास्ट है, अगर आप एनडीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि जैसे आपको खुद ही मैंने बताया कंपटीशन कैसा है। तो हमेशा से एक सीवी नाम की एक चीज होती है, आप बैचलर में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि करिकुलम वाइटे उसका फुल फॉर्म होता है। सीवी रेज्यूम सुना होगा, अगर आपने उसके बारे में सुना हो तो। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो एक डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं जिसमें आपने लिखा होता है कि आपने अभी तक जीवन में क्या किया है। एनटीएससी के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि आप स्कूल का लिख सकते हैं। केवल एनटीएससी एक चीज है, जब वहां पे लिखा रहेगा ना कि यू आर एन एनटीएससी क्वालिफाइड पर्सन, आपने एनटीएससी को क्वालिफाई किया है, तो उसका टैग अलग होता है, वो आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। क्योंकि सामने वाले एग्जामिनर को भी पता है, सामने वाले एचआर को भी पता है कि ये सामने जो बैठा है इसने काफी कंपटीशन को क्रैक करके फिर यहाँ तक पहुंचा है। तो काफी चीजें मैटर करती हैं। जाने से पहले एक और बात, अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो, कुछ भी हो, तो ये जो पीपीटी है, जो प्रेजेंटेशन है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन का मतलब आप वो जो वीडियो का टाइटल है उसे प्रेस करोगे तो उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन आएगा, तो वहां से आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो। कभी भी कोई भी चीज भूल जाते हो, कोई भी टॉपिक पढ़ना है जो कि इसमें लिखा हुआ है, या फिर आपको सिलेबस लिखना है, या फिर कोई भी चीज है, तो पीपीटी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। मैं
एनटीएससी की इंफॉर्मेशन बुकलेट डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वो ऑफिशियल साइट में है, यानी कि जो ऑफिशियल गवर्नमेंट जो एनटीएससी देता है, जो एनसीईआरटी देता है, वो वाला इंफॉर्मेशन बुकलेट में डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। और एनटीएससी की जो ऑफिशियल साइट है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। एक बार डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस पीपीटी को पहले डाउनलोड कर लो, ये बहुत काम आएगी। अगर इसके अलावा भी आपको इंफॉर्मेशन बुकलेट देखनी है एनटीएससी वाली, तो वो भी आपको मिलेगी और उसकी ऑफिशियल साइट भी मिलेगी। अच्छा, एक और बात थी कि हम लोग जो भी मैंने आपको एनटीएससी के बारे में बताया, हम लोग दायित्व आईआईटी रैम का जो चैनल है, उस पे एनटीएससी के जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जो भी चैप्टर्स आते हैं, वो सारे वीडियोस हर दिन डालते हैं ऑलमोस्ट। बहुत सारे वर्कशीट्स देते हैं, तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन करना है, तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग डिवीजन मिलेगा, उसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स के अच्छे अच्छे वीडियोज होंगे। लो क्वालिटी वीडियोस नहीं होते, बहुत ही अच्छे क्वालिटी ऑफ वीडियोस होते हैं। और आप अगर आपको एनटीएससी जेन्युइनली प्रिपेयर करना है, तो आप आकर के दायित्व को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको एनटीएससी की ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।